Okay. Now let's move to the recent topics, which was trend of radius. Then, Archie, can you tell me whether the radius of cation is greater than or equal to or less than the common metal, means common element? It सर लेस देन न्यूट्रल एटम। why? सर बिकॉज इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से रेडियस कम हो जाती है। Nice. Okay. देन ये जो सुमेकर एंड स्टीवेंसन फार्मूला था बॉन्ड लेंथ निकालने का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसको आप लोग मतलब कि रिवाइज करके जाना कोई भी एग्ज़ाम के पहले। जैसे मैं अभी एग्ज़ाम लूँगा उसमें भी आप लोग रिवाइज कर लेना इसको। ओके। वैन वैंडरवाल रेडियस और मेटलिक रेडियस में कौन सा बड़ा है? वैंडरवॉल वैंडरवाल रेडियस। रेडियस। वाई? उसका बॉन्ड लेंथ। सर बिकॉज सर मेटल। उसके एटम। हाँ हाँ हाँ, एटम्स के जो सर उस अरेंजमेंट होता है उसी के कारण से। यस। हाँ। तो जो मेटलिक रेडियस है उसमें क्या होता है कि दोनों आपस में टच करते हैं, मतलब ओवरलैप नहीं करते हैं लेकिन टच करते हैं, जस्ट टचिंग। बट वैंडरवाल के केस में क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा दूर दूर पे रहते हैं, इसीलिए उनका बीच का डिस्टेंस जो बॉन्ड लेंथ होता है वो बड़ा हो जाता है, इसी कारण से उसका रेडियस भी बड़ा हो जाता है। ओके। नाउ फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हम लोग रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ओके, नाइस। देन yes, Chandan, sorry, everyone, please type the trend of radius of 13th group. 13th group एलिमेंट में ट्रेंड ऑफ रेडियस टाइप करना है चैट बॉक्स में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग कर सकते हैं, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद से छोटा छोटा, ऐसा। नाइस नाइस। आदेश, रितेश, यस यस, नाइस। तो इसमें से मतलब कि एक पॉइंट जो हमको याद करने वाला था वो ये था कि जनरली रेडियस जो होता है ग्रुप में नीचे जाने में बढ़ता है, लेकिन एल्यूमिनियम का रेडियस गैलियम से बड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? लैंथनाइज कॉम्प्लेक्स। नो। सर डी डी सर ऑफ दीदी। यस डी यस, ब्लॉक। डी डी ब्लॉक ऑफ डी कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन। तो ये भी पूछा जा सकता है जेई मेंस में आपसे कि पहले तो ये पूछेगा कि किसका बड़ा है और फिर से पूछेगा कारण, तो कॉमा करके लिख देगा, तो मतलब याद रखना है कि डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन के कारण से होता है। अच्छा, ये जो लेंथेनोइड, एक्टिनोइड या डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके पीछे का रीजन आपको पता है? उस यस दिन सर। उस दिन मैंने जेड स्टार के Poor मदद से shading आपको effect of F block. हाँ हाँ, Poor shading effect of F block. यस यस। तो जेड स्टार के कॉन्सेप्ट से उस दिन मैंने समझाया था आप लोगों को कि मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्शंस होता क्यों है। तो जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, और एटॉमिक नंबर तो कांस्टेंट रहेगा किसी भी एटम के लिए। तो इसमें क्या होता है ना कि शील्डिंग इफेक्ट जो होता है एफ, मतलब कि एस का सबसे बड़ा, उसके बाद से एफ, एस पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ, एक मतलब एन अगर हम लोग फिक्स कर दे तो इसमें क्या होता है कि एफ का सबसे कम होता है सिग्मा, इसीलिए इसका जेड स्टार सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ओके, नाउ लेट्स मूव। तो आई डोंट थिंक कि कुछ बच गया अब। हाँ, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम। तो आदेश, आप शुरू के 5 लेंथेनॉइड एलिमेंट्स का नाम बताओ,
या फिर आप कैसे याद किए हो लेंथेनॉइड एलिमेंट्स, वही बता दो। सर लैंथेनियम, हम्म सीरियम, हम्म सर प्रेज्मोडियम, हम्म सर सर प्रोमीथियम। एक काम करो, आप सब लोग ना मतलब कि लेंथेनॉइड एलिमेंट्स का नाम टाइप करो, बस जिससे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही, जैसे ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही LACE ऐसे करके। तो टाइप करो तो चैट बॉक्स में। इसके बाद से हमारा रिवीजन पार्ट ओवर हो जाएगा, फिर से हम लोग आगे पढ़ेंगे। सर मेरा आगे आर्ची दीदी जैसे ही है। ओके सर आपने जो निमोनिक बताया था सर वो इतना सही नहीं लग रहा है। आप अपना भी निमोनिक्स बना सकते हैं, ठीक है ना, बट यस सर। बट सर मेरे को बहुत सही लगा वो। हाँ हाँ, आदेश को भी सही लगेगा, आगे जाके जब ये गड़बड़ करेंगे बहुत जगह ना, तब इनको भी याद हो जाएगा। जैसे अभी तो ये नाम बोल रहे हैं कि लेंथेनियम, सीरियम, क्या क्या, तो जब आगे जाएंगे, जब पूछेगा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, फिर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तब फिर से इनको समझ में आएगा कि अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गया। मोस्टली जब भी लेंथेनॉइड से क्वेश्चन आता है ना, तो आपको बस उसका ये नाम दिया रहता है, और वैसे आप नाम बता भी सकते हो ना, नाम देख के, फुल नाम देख के उसका शॉर्ट नाम तो आराम से निकल जाता है, ठीक है। तो नाइस रितेश, आपने बिल्कुल सही लिखा है, चंदन आपने भी, आरजी आपने भी। ओके गाइज, सो लेट्स मूव ऑन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। इससे पहले मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था कुछ नोट करने के लिए, तो आई गेस कि सबने नोट कर लिया होगा, ठीक है। यस सर। हाँ, यस तो सर। आप लोगों ने नोट्स में मतलब लेंथेनॉइड एलिमेंट्स का नाम लिखा होगा 2 रो में, जैसे LACE ऐसे करके लिखा है ना। यस सर। हाँ, अब आपको करना क्या है कि यस सर। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स के जस्ट नीचे, एक मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अब हम लोग को नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लिखना है सारे एलिमेंट्स में। इसका यूज कब पड़ेगा, पैरामैग्नेटिज्म निकालने में, समझ में आया। तो आदेश आप बताओ पैरामैग्नेटिज्म कैसे निकालते हैं हम लोग, उसका ऑर्डर। आदेश। सर पैरामैग्नेटिज्म को म्यू से सर म्यू से रिप्रेजेंट। उसको तो मैग्नेटिक मोमेंट को ना, मैग्नेटिक मोमेंट को ना हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर। हाँ, पैरामैग्नेटिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो भाई। सर मैग्नेटिक मोमेंट। एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आरसी आप बता दो। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए हम लोग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी देखते हैं। तो जनरली मतलब आप भी सोच रहे होगे ना कि भाई हम लोग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या इस्तेमाल है। तो इसका यही इस्तेमाल है कि हम लोग उससे पैरामैग्नेटिज्म का ऑर्डर निकालेंगे, और जेईई एडवांस में पूछ देता है कभी कभी कि पैरामैग्नेटिज्म किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो आता रहेगा तभी ना बताओगे। चलिए, तो अब मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा आई गेस। यस सर। यस सर। ओके, तो जैसे एलिमेंट्स के नीचे सबस्क्रिप्ट में मैंने देखी यहाँ पे 1 2 ऐसे करके लिखा हुआ है ना, तो वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो लेंथेनम में 0 है, सीरियम में 1 है, PR जो है उसमें 2 है, NaO जो भी है उसमें 3 है, ऐसे कर करके हम लोग जो GD है ना वहाँ तक 0 से लेकर 7 तक बढ़ेगा, और फिर से 7 के बाद से 6 5 4 3 2 1 करके ऐसे 0 तक चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग Yes, ऐसे लिख लो, ठीक है ना।
थोड़ा फास्ट करोगे तो ज़्यादा पढ़ पाएंगे हम लोग। डन। साइन के रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे? हाँ हाँ, वो सारे यूट्यूब पे है। मैंने यूट्यूब का जो लिंक है ना उसको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप लोग देख सकते सही हो। है। और लाइक सब्सक्राइब करने का ज़रूरत नहीं है, बस देख के आराम से अपना काम बनाना है। तो गैडोलिनियम तक बढ़ेगा और फिर से वहाँ से घटते घटते चला जाएगा, ल्यूटेटियम पे 0 हो जाएगा। ठीक है ना? डन। यस सर। ओके, नाइस गाइस। अच्छा, अब हम लोग कुछ और लिखेंगे, उसके बाद से मैं फिर से पैरामैग्नेटिज्म पे वापस आऊँगा। तो जो रेडियस होता है ना, एक पीरियड में क्या होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर होता है, ऐसा है कि नहीं जनरली? यस सर। हाँ, तो ये बस हम लोग एक पीरियड में ही लगा सकते हैं। तो जो लेंथेनॉइड सीरीज है ना, वो एक तो पीरियड ही है पूरे एटॉमिक, जो भी मतलब पीरियोडिक टेबल है उसका एक पीरियड ही समझ लीजिए जो लेंथेनॉइड सीरीज है। इसीलिए जो लेंथेनॉइड एलिमेंट्स है उनका रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है ना? तो आप ऐसा लिख लो कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। और ये जो रेडियस है ना वो +3 चार्ज वाले का है। ठीक है ना? तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, और रेडियस के बगल में ब्रैकेट देके m के ऊपर +3 लिख देना। उससे पता चल जाएगा कि जो एलिमेंट्स है उसका +3 वाला का रेडियस का ट्रेंड है ये। ऐसा लिख लीजिए। उसके बाद से मैं बताता हूँ कि आखिर ये +3 के बारे में ही मैं क्यों बात कर रहा हूँ। डन। रेडियस के बगल में m देके +3। हाँ हाँ, रेडियस जैसे देखिए यहाँ मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, तो रेडियस के ऐसे नीचे ब्रैकेट में m+3 लिखा हुआ है ना, वैसे ही आपको यहाँ रेडियस के बगल में m+3 लिख देना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? ओके सर। हाँ हाँ, लिख लिया सर। ओके ओके, नाइस। तो अब हम लोग +3 के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं? सबसे पहला बात तो यहाँ आके रुक गया। तो इसीलिए ना, क्योंकि जो मोस्ट कॉमन 4f या 5f सीरीज में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो +3 ही है। ठीक है ना? तो आप लोग एक नोट करके लिखो कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, लिखिए मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट को O.S. लिख सकते हैं। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर 4f और 5f सीरीज, फॉर 4f और 5f सीरीज इज इक्वल टू का साइन दे सकते हैं हम लोग, इक्वल टू +3। ठीक है? यस सर। ओके, तो अब हम लोग ये तो लिख लिए, अब पता भी चल गया कि हम लोग +3 के बारे में क्यों बात कर रहे थे। चलिए, नाइस। तो अब हम लोग एक और चीज़ लिखेंगे कि चार्ज डेंसिटी। अच्छा, ये रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जैसे जैसे पीरियड में आगे जाते जाएंगे लेफ्ट टू राइट, वैसे वैसे क्या होगा, रेडियस घटते चला जाएगा। सही है? यस सर। हाँ, तो हम लोग एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसके बाद से हम लोग चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। तो आप एक काम करो, ऐसे एक ग्राफ प्लॉट करो और उसके बाद से ऐसे जो होता है ना हाइपरबोलिक एक कर्व बना दो, और उसमें जो सबसे ऊपर होगा वो लेंथनम होगा, क्योंकि वो फर्स्ट है उसका सबसे ज़्यादा रेडियस होगा, और लेंथनम में भी कौन सा, +3 वाला। और फिर से जो सबसे नीचे होगा वो ल्यूटेटियम +3 होगा। ठीक है? जो y एक्सिस पे होगा वो हमारा रेडियस ऑफ m+3 होगा, और जो x एक्सिस पे होगा वो हमारा एटॉमिक नंबर होगा।
लिख लिया सर। नाइस नाइस। तो अब हम लोग चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। तो चार्ज डेंसिटी जो होता है ना वो Q/R होता है, ठीक है। अब ये कैसे आया ये तो मतलब एक्सपेरिमेंटली कोई बता सकता है, आप ऐसे लिख लो चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू Q/R। तो चार्ज डेंसिटी जो होगा वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और रेडियस जो है वो क्या एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए चार्ज डेंसिटी जो होगा वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। समझ में आया? ज़्यादा हो गया, बताता हूँ। लेट मी ओपन यस लेट मी ओपन माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड। ओके, तो देखिए जो रेडियस है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के, ठीक है ना। जो भी है आप लोग समझ जाओगे। और जो हमारा चार्ज डेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के। तो देखो एक पीरियड में जब हम लोग इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, रेडियस हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है ना। अब रेडियस डिक्रीज होगा तो चार्ज डेंसिटी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इधर चार्ज डेंसिटी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए ना। तो इधर चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हमारा एटॉमिक नंबर। अच्छा, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला 1/r नहीं है, क्या है, Q/R है। लेकिन हम लोग M3+ मतलब 3+ मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो Q है वो तो +3 फिक्स हो गया सबके लिए, इसीलिए जो Q चार्ज डेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया, ठीक है। सर इसका क्या वो चार्ज है? सर क्या वो चार्ज है इसमें? हाँ हाँ, Q जो है वो चार्ज है, एक मिनट। यस सर। हाँ, चार्ज को हम लोग Q से दिखाते हैं। जनरली देखिए मेंस में अगर आ जाए कि कभी कि चार्ज डेंसिटी किसका ज़्यादा है तो अचानक आदमी अकबका जाएगा कि यार ये क्या हो गया, चार्ज डेंसिटी कहाँ से पूछ दिया। तब याद करना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल के लेंथेनॉइड एलिमेंट्स को, वहाँ आपको समझ में आएगा कि चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था। उसके बाद से रेडियस का ट्रेंड निकालिए, रेडियस का अपोजिट हो जाएगा चार्ज डेंसिटी। समझ में आ गया सर। ओके ओके नाइस। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे हमने पैरामैग्नेटिज्म के लिए प्लॉट किया था ग्राफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, वैसे ही हम लोग पैरामैग्नेटिज्म का लेंथेनॉइड एलिमेंट्स के लिए भी प्लॉट करेंगे, जिसमें जो सबसे ऊपर होगा मैक्सिमम वाला वो कौन सा होगा, गैडोलिनियम, और जो नीचे होगा वो सीरियम +3 और Yb+3 होगा, जिनका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 है, और गैडोलिनियम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 है, जो कि मैक्सिमम है। तो आप लोग ऐसा ही एक प्लॉट करो, और सीरियम और Yb एक लेवल पे रहेंगे जिनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 है, और गैडोलिनियम सबसे ऊपर रहेगा जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7 है। लेकिन याद रखना जो चार्ज है वो क्या है सब पे, +3 है, ठीक है ना। तो सीरियम +3, Yb+3, Gd+3। जब हम लोग F ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे ना तो हम लोग पढ़ेंगे कि जो कॉमन एलिमेंट्स जैसे जो न्यूट्रल एलिमेंट्स होते हैं उनमें कैसे वेरी करता है पैरामैग्नेटिज्म। तो अभी हम लोग सिर्फ +3 के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप लोग इसको लिख लो। और एक जनरल रूल भी है ना कि जो F ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, सॉरी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है वो 7 ही होता है, इससे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो ये भी याद रखना, पूछ सकता है ना कि मैक्सिमम किसका है, फिर से कौन है वो, तो मतलब कौन सा है, Gt गैडोलिनियम है। डन। यस सर। ओके, यस सर। अब इनके हाइड्रोक्साइड का जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसके बारे में तो हम लोग को मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्यों, जनरली जो क्यों इस मतलब इसीलिए ना क्योंकि जो जनरल रूल होता है वही फॉलो होता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए हम लोग पढ़े थे कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटलिक प्रॉपर्टी, और एक पीरियड में क्या होता है मेटलिक प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट जाने पे घटता है, तो इसीलिए जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो घटेगा। मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि लेंथेनम का जो हाइड्रोक्साइड होगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, उसके बाद सीरियम। वो समझ में आ गया ना, ये मतलब कि जनरल रूल है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस सर। रिपीट करिए। हाँ हाँ, रिपीट करता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था
कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटलिक प्रॉपर्टी होता है। ये सही है कि नहीं बताइए? यस सर। सही है सर। हम्म। तो एक पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटलिक प्रॉपर्टी क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। रितेश? घटेगा सर। हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि हम लोग मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं। तो पीरियड में जब जाने पे घट रहा है, इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ भी घटेगा क्या? तो ऐसा ही हम लोग कर सकते हैं कि जब राइट टू लेफ्ट आएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ भी राइट टू लेफ्ट बढ़ेगा। बस ऐसा ही, समझ में आ गया? सर यहाँ ये पे तो समझ में आ गया, लेकिन ये तो हाँ हाँ, क्या क्या? सही पीरियड्स में है नहीं लेंथिनॉइड और एक्टिनॉइड। लेंथिनॉइड और एक्टिनॉइड कहाँ नहीं है? पीरियड्स में सर 7 ही पीरियड। अरे भाई क्या बात करते हैं आप! अरे ये सारे एक ही पीरियड में है, देखिए दिखाता हूँ, सिक्स देखिए में और सेवन। ये वाला पीरियड में है। अब क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था इसीलिए इसको यहाँ पे लिख दिया गया, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि ये पीरियड में नहीं है। देखिए, यस सर। हाँ और एक बात जान के आप लोग हैरान हो जाएंगे कि ये जो सारा है ना, सारा ग्रुप 3 का एलिमेंट्स है। कैसा लगा? ग्रुप 3। हाँ हाँ, ग्रुप 3 का एलिमेंट्स है। दिखाऊं? देखिए क्या लिखा हुआ है, 89 to 103, 57 to 71, ये सारा इसी जगह पे है। अब इसी जगह पे अगर है तो वो कौन सा ग्रुप में है बताओ? 1, 2 एंड 3, तो थर्ड ग्रुप में है ये सारा। याद रहेगा ना? यस। हाँ, अरे हम लोग के टेस्ट में ये क्वेश्चन आ गया था, मतलब सब कोई गलत कर दिए थे हम लोग, तो हम लोग को सर बताए थे, मतलब वो टेस्ट के माध्यम से हम लोग को समझाए ये चीज़, मैं क्लास के माध्यम से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए जो लेंथेनॉइड्स हैं वो क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है ना? तो उनका जो हाइड्रोक्साइड है वो बेसिक है, ठीक है? अब इनका हाइड्रोक्साइड बेसिक है, तो बेसिक वाला का बेसिक स्ट्रेंथ ऑलवेज एम्फोट्रिक वाले के बेसिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, आप बताओ? यस सर। हाँ, क्योंकि बेसिक वाला तो प्योरली बेसिक है, लेकिन जो एम्फोट्रिक वाला है वो तो कभी एस्टिक कभी बेसिक हो रहा है, ठीक है ना? तो इसीलिए अगर मैं लेंथेनॉइड्स का कोई भी एलिमेंट्स ले लूँ, उसका हाइड्रोक्साइड जो होगा वो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा बेसिक होगा, है कि नहीं? तो आप लोग ये एग्जाम्पल लिख लो ताकि जब भी आप लोग इसको देखो तो आप लोग को याद आ जाए कि अच्छा ये बात है, ठीक है? यस सर। हम्म। तो क्या लिखा है सर, LnCOH? हाँ 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 हाँ, LnCOH नहीं लिखा हुआ है, वो Ln ब्रैकेट में OH लिखा हुआ है। हाइड्रोक्साइड्स लिखने का ये तरीका होता है ना, LnOH होल थ्राइस, ऐसे नहीं लिखेंगे तो आप कहोगे कि Ln पे भी है, OH पे भी है 3, या फिर सिर्फ OH पे है। इसी को मतलब डिफ्रेंशिएट करने के लिए ब्रैकेट देके और नीचे 3 लिखा जाता है ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना? यस। तो फिर से जो इनका हाइड्रोक्साइड्स है वो उतना भी ज़्यादा बेसिक नहीं है, मतलब कि अगर मेटल्स जो प्योरली मेटल है उनका जो उनका जो हाइड्रोक्साइड है उनसे कम ही बेसिक है। इसीलिए जो लेंथेनॉइड्स, कोई भी लेंथेनॉइड ले लीजिए, उसका जो हाइड्रोक्साइड होगा ना, उसका बेसिक स्ट्रेंथ अगर प्योर मेटल जैसे सोडियम का हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड हो गया, तो इन लोगों के जो हाइड्रोक्साइड है उनसे कम ही बेसिक होगा। तो ये भी लिख लीजिए थर्ड पॉइंट कि कोई भी लेंथेनॉइड का हाइड्रोक्साइड जो मतलब प्योर मेटल्स है जैसे कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनके हाइड्रोक्साइड से कम बेसिक होगा, ठीक है? Yes, sir. हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही अच्छा चीज़ का। मैं लिखता हूँ और तब आप लोग देखो, मैंने एक टेस्ट में एक क्वेश्चन दिया था, याद है? एक CO किया था और एक CO किया था, और बहुत लोगों ने इसमें गलती भी किया था। तो इस CO का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, इस CO का मतलब होता है कोबाल्ट, और इस CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। सिमिलरली
अब एक और आ गया, मैं फिर से पूछूंगा टेस्ट में, NO और एक होता है NO, ये दोनों का अलग अलग मीनिंग है। ये क्या है बताइए? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड। हाँ, ये न्यूट्रल होता है, याद है ना? 3 न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल्स के, कौन कौन से? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और NO2, याद है ना? सॉरी, N2O। N2O, ठीक है। Yes। N2O हाँ, N2O को क्या बोलते हैं हम लोग? Sir, laughing gas। Laughing gas। नाइस नाइस। ओके गाइस, तो ये जो NO है ना, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, और ये NO क्या है बता दो, जो बताएगा एकदम पार्टी। सर सेकंड लास्ट एलिमेंट। हाँ हाँ, याद हो गया, मद नो लर, लर वाला है ये, नो वाला है वो, नोबेलियम इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नोबेलियम। तो याद रखिएगा, कभी मैं पूछ दूंगा कि इसमें से कौन कौन सा जो है वो F ब्लॉक एलिमेंट्स है, और ये भी दूंगा और ये भी दूंगा, तो गलती मत कीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, ये बड़ा अच्छा चीज़ है। एक होता है N और यहाँ पे -3, और एक होता है N3-, ये दोनों का मतलब अलग अलग है ना? Yes sir। हाँ, इसको हम लोग अजाइड बोलते हैं। इसके बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ना है। बहुत सारा रिएक्शन होता है अजाइड से, तो इसको हम लोग अजाइड बोलते हैं, और इसको हम लोग नाइट्राइड बोलते हैं। तो आप लोग इसको नोट भी करते जाना, मैं पूछूंगा शायद अगला टेस्ट में नहीं, लेकिन अगला के अगला मैं पूछ दूंगा, तो नोट कर लेना इसको, ठीक है? हेलो, ओके, Yes, कर रहा sir। हूँ ये। ठीक है ठीक है ठीक है। जरा स्क्रीन हटा दिए सर। अच्छा अच्छा, सॉरी। साथ साथ लिखिए एकदम। हो गया। हाँ हाँ, साथ साथ लिखिए, बहुत मज़ा आएगा। तो ये जो है बेसिक रेडियस का ऑर्डर है, बस इसमें सर समझाना बस ये चाहते थे कि मैंने क्या बताया था कि जो इनर्ट गैसेज हैं उनका रेडियस ऑलवेज बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, ये बताया था ना मैंने? बताइए। हेलो, क्या सर? जब मैंने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के रेडियस के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था ना कि जो इनर्ट एलिमेंट्स हैं, इनर्ट गैसेस हैं, वो एक्सेप्शन है, वो उनका हमेशा सबसे ज़्यादा रेडियस होगा। हाँ हाँ, तो अब हम लोग आ गए हैं उस पॉइंट पे जहाँ मेरा वो बात गलत होगा, ठीक है ना? तो जैसे देखिए, -1 वाले से हमेशा ज़्यादा होगा, -2 वाले से भी ज़्यादा होगा, लेकिन नाइट्रोजन -3 का नियोन से ज़्यादा हो जाएगा, वैसे ही फॉस्फोरस -3 का आर्गन से ज़्यादा रेडियस हो जाएगा। तो एक काम करिए, बस ये नोट करने का ज़रूरत है, ठीक है ना? जैसे F- में कितना है इलेक्ट्रॉन? 10, और नियोन में भी 10, लेकिन नियोन का ज़्यादा है। फिर से ऑक्सीजन -2 चार्ज आया, तो उससे भी ज़्यादा है नियोन का, जबकि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। और क्योंकि रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन का होना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा नियोन का हो जाता है, इसके वैन डर वाल रेडियस के कारण से। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। जब नाइट्रोजन पे -3 चार्ज आता है ना, तो वो नियोन को मतलब ओवर पास कर जाता है, मतलब नियोन से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? तो ये एक्सेप्शन है। तो आई गेस कि आपने नोट किया होगा पहले से ही, तो बस आप लोग यहाँ पे एक्सेप्शन लिख लो, वो भी लिखा ही होगा, तो बस मेरे को बताना था, ठीक है? यस। अब ये सब जो है वो सब बस याद करने का है कि मतलब हाइड्रोजन से कंपेयर किया जाएगा अगर, तो हाइड्रोजन कहाँ आएगा। तो ऐसे याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। क्या है कि देखो, नाइट्रोजन है तो उसमें 1 एलिमेंट के बाद आया, ऑक्सीजन वाले ग्रुप में 2 एलिमेंट के बाद आया, फ्लोरीन वाले में 3 एलिमेंट के बाद आया, ठीक है ना? और एक बस ऐसे ये तो अमोनियम का है, तो अमोनियम का रेडियस देखो N और N 2 होना चाहिए, तो N के बाद N आया, ठीक है ना? और A के बाद H आता है, इसीलिए सोडियम के नीचे NH4+ आ जाएगा। बस ये ऐसे ही याद रखने का था, इसमें ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं। बस यही है कि जब हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग हाइड्रोजन का रेडियस कंपेयर करेंगे कि हाइड्रोजन रेडियस किससे बड़ा है, किससे छोटा है, ठीक है ना? तो उसके लिए ये था, तो मेनली बस याद रखना है थोड़ा थोड़ा।
अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे अपने, जो है आयोनाइजेशन एनर्जी, और आज मैं इसको ख़त्म करके ही मतलब क्लास एंड करूँगा। तो आप लोग टॉपिक डालो, हेडिंग डालो आयोनाइजेशन एनर्जी। आज लेक्चर ख़त्म होने से पहले आप लोग को आयोनाइजेशन एनर्जी पूरा एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा, एक भी सवाल गलत नहीं होगा इसका, आई प्रॉमिस। बस बढ़िया से समझने का कोशिश करना। क्लास में ऐसा पढ़ो ना कि घर पे जाकर पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े। छोटा से छोटा डाउट भी पूछो। डन? Yes, sir. Okay. Now let's write the definition of ionization energy first. Its definition is the energy required. Write down the energy required to remove. The energy required to remove the energy required to remove the most loosely packed या bound electron from the outermost orbit. Let me repeat. The energy required to remove the most loosely packed या bound electron from the outermost orbit. Let me repeat again. The energy required to remove the most loosely packed या bound bound electron from the outermost orbit of 1 mole of 1 mole of isolated gaseous atom of 1 mole of isolated gaseous atom of an element of 1 mole of isolated gaseous atom of an element is called its ionization potential या फिर ionization energy। उसको हम लोग शॉर्ट में दिखाते हैं आईपी या फिर आईई। ठीक है? Yes, sir. हाँ, तो आप लोग को लग रहा होगा कि अरे भाई ये तो कॉमन सा मतलब है, डेफिनेशन थोड़ी ना पूछता है जेमेंस में। बट वेट, डेफिनेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेट्स सी व्हाई। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। लेट मी राइट वन थिंग। When an atom release one electron, means it gains one positive charge, then it is called ionization energy 1, IE1. Okay, then let's tell me, let ये कोई एटम है और ये है सॉलिड स्टेट में, और इससे हम इसको लेके गए M+ में, ठीक है ना? तो आप बताओ कि ये जो एनर्जी चेंज हुआ इसको हम लोग बोलेंगे ना आयोनाइजेशन एनर्जी 1। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब भी हम लोग निकालेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 1। फिर से अगर उससे एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 2। फिर से एक और निकाले आयोनाइजेशन एनर्जी 3। ठीक है? तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 बोलेंगे ना इसको। M से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने तो ये हो गया M+, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसको बोलेंगे ना आयोनाइजेशन एनर्जी 1। आप लोग डिफिनीशन पढ़ो और बताओ, और जो भी बोलेगा कि नहीं बोलेंगे उनको कारण बताना पड़ेगा, और जो बोलेगा कि हाँ हाँ कुछ सर डाउट है मेरे को। हाँ हाँ सर इसमें तो सर गैसियस एटम से निकालने का बोला, ये तो सॉलिड है। हाँ हाँ, हाँ, नाइस sir. नाइस। तो इसको नहीं बोलेंगे हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी 1, ठीक है ना? बस मैं यही समझाना चाहता था, मैं बस यही समझाना चाहता था कि इसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी 1 नहीं बोलेंगे। वाई? बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होता है जिसको मतलब वो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी होता है जब हम लोग गैस। हाँ, हेलो, वॉइस नहीं आ रही थी आपकी। ओके ओके, नाउ इज इट फाइन? यस सर। बाकी सबको आ रही है? यस सर। Yes, sir. ओके ओके। तो यहाँ पे सॉलिड था, गैसियस होता ना तो काम चल जाता, लेकिन गैसियस होता तब इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी 1, लेकिन ये गैसियस नहीं है इसीलिए इस एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी 1 नहीं बोलेंगे। अच्छा भाई, मान लेते हैं नहीं बोलेंगे तो इसको बोलेंगे क्या? तो इसको बोलेंगे हम लोग चेंज इन इंथैल्पी। इसको हम लोग डेल्टा H से दिखाते हैं और उसको बोलते हैं हम लोग चेंज
इन इंथैल्पी। ठीक है, तो आप लोग ना ये एग्जाम्पल भी लिख लो अपने कॉपी पे, मतलब यहाँ पे सॉलिड ही रहने देना और फिर से उसको काट देना, ताकि जब भी रिवीजन करो तो एक बार डिफिनीशन ख्याल में ज़रूर आए। तो यहाँ सॉलिड से गैसियस में +1 में गया, फिर से ये इसको हम मतलब इसके चेंज इन इंथैल्पी को मैंने बोला इनिशियल एनर्जी 1 बल्कि, और उसके बाद से उसको काट दिया क्योंकि ये गलत है, और ऊपर लिख देना डेल्टा एच, जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन इंथैल्पी। आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही आसान टॉपिक है, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट है 4-5 बस, उसके बाद से सिर्फ सवाल होगा। ओ भाई, आप लोगों ने नोट कर लिया था? यस सर। अच्छा आ गया, फिर से आ गया। ओके ओके, नाउ लेट मी मूव फॉरवर्ड। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आखिर ये ट्रांजिशन हो नहीं रहा है डायरेक्टली, तो ये ट्रांजिशन होता कैसे है? तो इसको देखने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। 1 मिनट यार, क्लियर फ्रेम। ओके, देन एम सॉलिड से क्या होगा, पहले ये चेंज होगा हमारा गैसियस में, पहले किस में जाएगा, गैसियस में। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए? यस, सब्लिमेशन। नाइस, इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। तो इसमें जो हीट लगेगा उस हीट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जिसको हम लोग डेल्टा एच एस से दिखाते हैं, सबस्क्रिप्ट में एस दे देते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। राइट विद मी, मेरे साथ ही लिखो ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है, तो पहले हम लोग गैस से सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करेंगे, अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है, तो ऐसे मेरा नोट्स में जैसे लिखा हुआ है, तो कम ही स्पेस में इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। एम सॉलिड से एम गैसियस में गया, और जो हीट लगा उसको हम लोग बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो डेल्टा एच एस और एरो दे के लिख लीजिएगा इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। हो गया? यस सर। ओके नाइस। जिनका नहीं हुआ है वो बोल देना कि नहीं हुआ है, ताकि मैं रुक जाऊंगा। सर अभी नहीं हुआ। ओके ओके, ऐसा नहीं कि छोड़ छाड़ देना कि भाई अब वीडियो देख लेंगे फिर से, तो फायदा क्या है लिखवाने का अभी। तो ये सर और सर इंथैल हाँ हाँ हाँ, अच्छा मैं यही स्क्रीन दिखाऊं? नहीं सर, कोई पहले वाले से दिखाइए। अच्छा पहले वाला दिखाऊं? ओके ओके। यस बोल रहा था सर कि जो एक सीढ़ी नुमा बनाए हैं सर एम प्लस, तो वो भी लिख लें। अरे वो मैं बताऊंगा तो धीरे धीरे हम लोग लिखेंगे, मतलब ये सीढ़ी को समझ जाएंगे पहले, उसके बाद से लिखेंगे। नहीं यस सर। और कोई बोल रहे हैं सब चीज़ चेपना नहीं, मैंने टेपना नहीं है, धीरे धीरे हम लोग जैसे समझेंगे उसके बाद से लिखने में मज़ा आएगा। तो मैं क्लियर फ्रेम करता हूँ। अब हम लोग गैसियस तक पहुँच चुके थे, तो गैसियस के बाद से हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे जब, तो अब हमारा डिफिनीशन सेट कर रहा है इस पर कि इसका 1 मोल है। देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 मोल है। गैसियस भी है, आइसोलेटेड भी है। तो अब इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जो एनर्जी लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, IE1। और ये प्रोसेस कैसा होगा, इंडोथर्मिक होगा ना जी, क्योंकि यस हाँ, क्योंकि कोई भी एटम से आप इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा उसको, तब ये निकलेगा। सर। आप आइसोलेटेड का मतलब समझा दो। आइसोलेटेड मतलब होता है कि उसके आसपास में अरे भाई लो फिर हाँ, आइसोलेटेड का मतलब होता है ना कि उसके आसपास में, मतलब कि आज फिर से मेरा सर आवाज कट कट के आ रही है। यस माय लैपटॉप इज हैंगिंग अगेन।
आवाज हेलो हेलो हेलो